नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी भला बुरा। अविनाश घोषाल कुछ वर्ष और नौकरी कर सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। खबर आई कि इस बार भी उन्हें धता बताकर कोई जूनियर मुंसिफ सब जज बन गया है। दूसरी बार की तरह इस बार भी अविनाश चुप रहे। अंतर केवल इतना ही था कि इस बार उन्होंने डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ जल्द से जल्द अवकाश लेने के लिए दरख्वास्त भेज दी। दरख्वास्त मंजूर होगी ही, इसमें उन्हें संदेह नहीं था। अविनाश के काम से सभी प्रसन्न थे। उनके भद्र आचरण की प्रशंसा सभी करते हैं, फिर भी उनकी यह दुर्गति हुई। इसके पीछे के गुप्त इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं, उसे बतला दो। उनकी नौकरी की शुरुआत में एक बार एक नौजवान आईसीएस जिले का जज होकर दफ्तर का इंस्पेक्शन करने आया। छोटी सी बात को लेकर दोनों में पहले मतभेद हुआ और बाद में इसी ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। लौटकर जज साहब उसके काम में मणिमेख निकालते रहे, लेकिन फिर भी हाथ कुछ न लगा। जज साहब इससे तनी भी प्रसन्न नहीं हुए। उनके फैसले को काट कर देखा कि हाईकोर्ट में वह नहीं टिकता, खुद ही अधिक लज्जित होना पड़ता है। तबादले का समय हो गया था। अविनाश दूसरे जिले में चले गए, लेकिन जज से मुलाकात करके नहीं गए। औपचारिकता की प्रचलित रीति में उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। इसके बाद कितने ही साल बीत गए, उस बात को अविनाश भूल गए थे, मगर वह नहीं भूले थे। इसका प्रमाण मिला कुछ दिन पहले। वह नौजवान जज अब हाईकोर्ट में आए हैं, मुंसिफ वगैरह के विधाता बनकर। अविनाश सीनियर थे, काम के लिए काफ़ी मशहूर थे। उनकी उन्नति का पथ पूरी तरह बाधाहीन था। अचानक देखा गया कि उनकी जगह नीचे का आदमी सब जज हो गया, और मामला यही खत्म नहीं हुआ। एक एक करके और भी 3 आदमी उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। जो लोग नहीं जानते वे कहेंगे कि ऐसा कभी नहीं होता है, यह तो सरकारी नौकरी है और उस पर इतनी बड़ी नौकरी, यह क्या काजियों का ज़माना है। लेकिन अनुभवी कहेंगे उससे भी ज़्यादा ज्यादतियाँ होती हैं। अतएव अविनाश मन ही मन समझ गए कि अब इससे छुटकारा नहीं। आत्मसम्मान और नौकरी, इन 2 नावों पर पैर नहीं रखा जा सकता। दोनों में से एक को चुन लेना होगा। उसी बात को इस बार उन्होंने पूरा किया। परिवार में अविनाश की भार्या आलोकलता, आइए फेल पुत्र हिमांशु और कन्या शाश्वती, यही 3 प्राणी थे। नौकर नौकरानियों की संख्या इतनी थी कि अनगिनत कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। उस दिन अविनाश अदालत से प्रसन्न चित्त लौटे। कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर जलपान करने के लिए बैठते हुए बोले, जाने दो, इतने दिनों के बाद मुक्ति मिली। छोटी बहू, सरकारी खबर न आने पर भी हाईकोर्ट के एक मित्र का तार मिला है कि मेरी जेल की मियाद खत्म हो चली। अधिक विलंब नहीं होगा, यह बात खुद ही जानता था। आलोकलता निकट ही एक कुर्सी पर बैठी सिलाई कर रही थी और कन्या शाश्वती पिता के बगल में बैठी पंखा झल रही थी। सुनकर दोनों चौंक उठी। पत्नी ने प्रश्न किया, इसका मतलब? अविनाश ने कहा, शायद सुना होगा कि कोई गोविंद पद बाबू इस बार भी मुझे पीछे छोड़कर 6 महीने के लिए सब जज हो गए हैं। हाग साहब के हाईकोर्ट में आने के बाद से पिछले 3 सालों से यही होता आ रहा है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सोचा था कि अपने अन्याय को किसी दिन वह खुद समझेंगे, लेकिन देखा यह नहीं होने का। कम से कम उस आदमी के रहते तो नहीं। अन्याय को इतने दिनों तक सहता रहा, लेकिन सहन करने से मनुष्यत्व नहीं रहेगा। कल शाम को सदर आला के यहाँ आलोकलता इसी तरह की बात इशारे से सुनाई थी, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आया था और इस वक्त भी नहीं समझ पाई। बोली, तदबीर तगादे के बगैर आज के ज़माने में कौन सी बात होती है। मनुष्यत्व कायम रखने के लिए क्या किया है, सुनूं तो जरा। अविनाश ने कहा, तदबीर तगादा नहीं किया जाता, मगर जो कर सकता था वो अवश्य ही किया है। आलोकलता पति के मुंह की ओर देखती रही। अभी तक तात्पर्य उनकी समझ में नहीं आया। वह डर गई। बोली, सुनूं भी, क्या किया है बतलाओ भी तो सही। अविनाश ने कहा, वह है काम से इस्तीफा देना, और इस्तीफा दे भी दिया है। आलोक के हाथ से सिलाई का सामान जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तक स्तब्ध रहकर बोली, यह क्या कह रहे हो? इतने प्राणियों को भूखों मारने का संकल्प लिया है क्या? काम छोड़ो तो भला, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूँगी। अविनाश चुप बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। दरख्वास्त अगर दे ही दी है तो वचन दो कि कल ही वापस ले लोगे। नहीं, नहीं क्यों? दुखी होकर आवेश में लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं।
लेकिन इसका क्या कोई समाधान नहीं है? अविनाश ने धीरे से कहा। आवेश में आकर तो मैंने ऐसा नहीं किया है छोटी बहू, जो कुछ किया है सोच विचार कर ही किया है। इस्तीफा वापस नहीं लोगे? नहीं तो तुम चाहते हो कि मैं मर ही जाऊं? तुम तो जानती हो छोटी बहू कि मैं इसकी कामना नहीं करता। तुम पत्नी होकर अगर पति की मर्यादा को इस तरह से नष्ट करती हो कि लोगों के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा भी ना हो सकूं तो। बात अविनाश के मुंह में ही रह गई, खत्म नहीं हुई। आलोकलता ने कहा, तो क्या कहते हो? जवाब में एक कठोर बात उनकी जबान पर आई थी, मगर इस बार भी वह उसे नहीं बोल पाए। कन्या ने रुकावट डाल दी। अब तक वह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब उसे नहीं रहा गया। बोली, नहीं पिताजी, इस वक्त माँ में सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। लड़की की हिमाकत देखकर माँ पहले कुछ ठगी सी हो गई, दूसरे ही क्षण बड़े जोरों से फटकारा, शाश्वती जा यहाँ से चली जा। लड़की बोली, अगर चला जाना ही पड़ेगा तो पिताजी को साथ लेकर जाऊंगी। माँ, तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या कहा? कहा कि तुम्हारे पास उन्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो पिताजी, हम जरा नदी के किनारे घूम आए। शाम के बाद मैं खुद तुम्हारा खाना बना दूंगी। इस वक्त खाना रहने दो, उठो चलो पिताजी। उसने उनका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। दोनों सचमुच ही चले जा रहे हैं। यह देखकर आलोक ने अपने को कुछ संभाल कर कहा, जरा रुको, सचमुच ही क्या यह एक बार भी नहीं सोचा कि नौकरी छोड़ देने पर तुम्हारे परिवार के इतने प्राणी क्या खाएंगे? अविनाश ने जवाब देना चाहा, मगर इस बार भी लड़की ने रोक दिया। वह बोली, खाने की क्या सचमुच ही तुम्हें चिंता हो गई है माँ? लेकिन रोना तो नहीं चाहिए। नौकरी छोड़ने पर भी पिताजी को पेंशन मिलेगी, और वह भी 300 से कम क्या होगी। बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपये तनख्वाह पाते हैं। खाने वाले उनके यहाँ भी 9-10 हैं। कितनी बार देख आई हूँ, उनके यहाँ का खाना हमारे यहाँ से बुरा नहीं होता। उनका काम चल रहा है तो हम 3-4 प्राणियों का खाना पहनना नहीं चलेगा? माँ के धीरज का बांध टूट गया। कटु व्यंग के स्वर में चिल्ला उठी, जा भाग मेरी नज़रों के सामने से। जब अपना परिवार बसाना तब गृहस्थीपना दिखाना। मेरी गृहस्थी में दखल दिया तो तुझे घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। लड़की ने जरा हंसकर कहा, अच्छी बात है माँ, वही करो। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चली जाऊं। तुम और भैया पिताजी की पेंशन के सारे रुपए लेकर जो चाहो करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके बूढ़े पिताजी का खर्च चला लूँगी। माँ आगे कुछ नहीं बोली। देखते देखते उनकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। लड़की ने पिता का हाथ किंचित दबाकर कहा, चलो पिताजी चले, शाम हो जाएगी। अविनाश के पग बढ़ाते ही आलोकलता आंचल से आंखें पोंछकर रूंधे गले से बोली, जरा और रुको, तुम्हारी यह कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है? इसमें क्या हेरफेर नहीं होने का? अविनाश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने का। देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी दुख सुख की साथिन हूँ। अविनाश टोक कर बोले, अगर यह सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा मिला है, अब मेरे दुखों का हिस्सा लो। आलोक ने कहा, तैयार हूँ, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए इतने रुपए काफ़ी नहीं हैं, तो पेंशन के थोड़े से रुपयों से काम कैसे चलेगा? अविनाश बोले, इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी ठाट बाट समझ रखा है तो वह नहीं होने का। इसे मानता हूँ, नहीं तो ये संजीव बाबू का भी चल जाता है। लेकिन तुम्हारी लड़की 19-20 की हो गई है, उसका ब्याह कब करोगे? माँ की समस्या का समाधान किया शाश्वती ने बोली, माँ, मेरे ब्याह के लिए तुम चिंता न करो। अगर सोचना ही चाहती हो तो सोचो कि संजीव बाबू ने 2 बेटियों का ब्याह कैसे किया। जवाब सुनकर माँ का धीरज फिर टूटा, आंखें सजल हो उठी। रूंधे गले का स्वर पंचम पर पहुँच गया। बोली, शाश्वती मुँह जली, मेरी नज़रों के सामने से अब भी क्यों नहीं हटती? जा हट जा, कह देती हूँ। जाती हूँ माँ, चलो पिताजी। बगल वाले कमरे में हिमांशु कविता करने में लगा हुआ था। आईए की परीक्षा के तीसरे प्रयास में अब भी कुछ देर है। उसकी कविताएं वातायन पत्रिका में छपती हैं, दूसरी कोई पत्रिका नहीं लेती है। वातायन के संपादक उत्साहित करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, हिमांशु बाबू, आपकी कविता अच्छी बन पड़ी है, अगली बार एक कविता और भेजें, कुछ छोटी, और साथ ही शाश्वती देवी की एक रचना अवश्य ही भेजें। नहीं जानता वातायन के संपादक सच लिखते हैं या मजाक करते हैं, या उनके मन में कोई और बात है। शाश्वती देखकर हंसती हुई कहती है, भैया, यह चिट्ठी मित्रों को दिखाते न फिरना। क्यों? नहीं, यूं ही कह रही हूँ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते फिरना क्या अच्छा लगता है?
कविता भेजने के पहले बहन को पढ़ाने के बहाने अपनी भूलों को वह सुधार लेता है। संशोधन की मात्रा कुछ अधिक हो जाने पर लज्जित होकर कहता है, तेरी तरह मैंने तो पिताजी से संस्कृत, व्याकरण, काव्य, साहित्य नहीं पढ़ा है। मेरा क्या दोष है? लेकिन शाश्वती, तू जान ले, यह कुछ भी नहीं है। 10 रुपये महीने पर एक पंडित रख लेने से सब कुछ बन जाता है। कविता का यथार्थ जीवन है कल्पना में, भाव में, उसकी अभिव्यंजना में। वहाँ तेरी क्या मजाल की टांग अड़ाए। यह तो बिल्कुल सच बात है भैया। हिमांशु की कलम की नोक पर एक अच्छी तुक आ गई थी, लेकिन माँ के कठोर कंठ ने सब कुछ छितरा दिया। कलम रखकर बगल वाले दरवाजे को ठेल इस कमरे में पैर रखते ही माँ चिल्ला उठी, जानता है हिमांशु, हमारा कितना बड़ा सत्यानाश हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नहीं तो उनका मनुष्यत्व नष्ट हो रहा था। क्यों? इसलिए कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी सब जज बन गया है। वह नहीं हो सके। मैं साफ कह देती हूँ, यह डाह के सिवा और कुछ भी नहीं है। हिमांशु ने अचरज से आंखें फाड़ कर कहा, तुम क्या कह रही हो माँ? नौकरी छोड़ दी? व्हाट नॉनसेंस। अविनाश का मुंह पीला पड़ गया। दांतों तले होठ चबाकर वह चुप खड़े रहे। शाम के धुंधलके में उनका चेहरा विचित्र लग रहा था। शाश्वती पागलों की बात चिल्ला उठी, उफ, संसार में धृष्टता की कोई सीमा भी है? तुम चलो, जल्दी चलो, नहीं तो मैं सिर पीटकर मर जाऊंगी। आधे अचित पिता को लेकर वह घर से बाहर चली गई।